स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखा जाए तो करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं में पूछे गए और आरओ की परीक्षा में जो करंट अफेयर आए हुए थे उनको आपने देखा कैसा वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर पूछा गया था। लेकिन आपको तैयारी अपनी सिर्फ वन लाइनर पे ही नहीं शिफ्ट हो जाना है पूरी तरीके से कि आप वन लाइनर ही देखना स्टार्ट कर दे। वो आयोग का अपना पैटर्न है, वो हमेशा जिगजैग करता रहता है। ठीक है, तो उस पैटर्न को भी देखना है। साथ साथ जो हमारी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन लास्ट में लेंगे उनको भले हम वन लाइनर ले लें, लेकिन अपने जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उन टॉपिक को पूरे डिटेल से पढ़ते हैं ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा आपकी परीक्षा में आए तो वो गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है, तो देखा जाए ये क्लास आपकी बीपीएससी और यूपी पीसीएस की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आरओ की परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी हम लोग तुरंत बीपीएससी पर क्विट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए बीपीएससी पर हम लोग तुरंत आ जाएंगे, वहां बीपीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको डिस्कस करेंगे। उसी कड़ी में देखा जाए तो आपको 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को 2 वीडियो आएंगे। 1 अगस्त को 2 वीडियो आएगा। एक तो 1 अगस्त वाला वीडियो आएगा, ठीक है, और दूसरा वीडियो आएगा बिहार करंट अफेयर का, जो बिहार मार्च महीने के करंट अफेयर का वीडियो 1 अगस्त को आ जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो देखा जाए 3-3 4-4 दिन के गैप पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर उसके बाद अगस्त को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 13 सितंबर को आपका एग्जाम ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहाँ पर देखा जाए सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से? मेघनाथ देसाई के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है मेघनाथ देसाई के बारे में। ठीक है, एचडीआई जो आप सुनते हैं ना, एचडीआई, उसको डेवलप करने में, एसडीआई को डेवलप करने में मेघनाथ देसाई का महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पद्म भूषण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है। चर्चा करें यहाँ पर इससे संबंधित पॉइंट, दैनिक भास्कर की खबर है और दैनिक भास्कर की खबर के आधार पर न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर देखते हैं। यहाँ पर भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई, ठीक है, यहां पर देखा जाए जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे तो इसीलिए इनको लॉर्ड मेघनाथ देसाई के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इनका नाम है लॉर्ड मेघनाथ देसाई। देखा जाए तो उन्होंने 1965 से 2003 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ाया है। ठीक है, लंदन ऑफ, यहां देखा जाए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र इन्होंने पढ़ाया है। आगे हम बात करें, वे 1971 में लेबर पार्टी से जुड़े और 1991 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनाए गए। यहां देखा जाए उनके ही प्रयास से लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है, ये मेघनाथ देसाई जो थे, इन्हीं के प्रयासों से देखा जाए जो लंदन का पार्लियामेंट है वहां पर देखा जाए जो पार्लियामेंट स्क्वायर है, पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है, वे मानव विकास सूचकांक बनाने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज देखा जाए इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि मेघनाथ देसाई को सन 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो किस सन में सम्मानित किया गया था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेघनाथ देसाई को सन 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगली खबर देखें। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक, तो यहां पर देखा जाए संजीव सिंघला एसएसबी के नए डीजी होंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये भी दैनिक भास्कर की खबर है, आइए चर्चा करते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंघला को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यहां पर चर्चा कर ले, सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करता है। जो एसएसबी है ना, वो नेपाल और भूटान की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करती है। बीएसएफ देखा जाए तो बीएसएफ रक्षा करती है पाकिस्तान के साथ जो सीमा है और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है। उसी के साथ जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी देखें तो जो चीन के साथ सीमा है, ठीक है, वहां पर आईटीबीपी सुरक्षा करती है। और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। मैं आपको बताता हूं किस सन में यह सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है एमपीपीसीएस, ठीक है, 2018 के प्री में सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट सवाल पूछा गया था कि बीएसएफ किस सीमा की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो वहां पर जो बीएसएफ थी, बीएसएफ के बारे में पूछा गया था। पाकिस्तान और देखा जाए बांग्लादेश की जो सीमा है बीएसएफ रक्षा करती है। उसी प्रकार से जो एसएसबी है वो नेपाल और भूटान को नेपाल और भूटान की जो सीमा है उस सीमा पर तैनात रहती है। ठीक है, तो अब एसएसबी के नए देखा जाए डीजी कौन बनेंगे यहाँ पर? तो नए डीजी बनेंगे अजय सिंघला। ठीक है, चलिए आगे देखें। उड़ीसा कैडर के
1993 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल जो है ये वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ये बीएसएफ में देखा जाए, बीएसएफ में विशेष महानिदेशक के पद पर वर्तमान में तैनात है और यहां पर देखा जाए यह नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी, यानी कि एक महीने बाद। अभी आज देखा जाए 30 तारीख है, 30 जुलाई है, एक महीने बाद देखा जाए 1 सितंबर 2025 को ये ऑफिशियली इनको नामित तो कर दिया गया है, लेकिन ये ऑफिशियली देखा जाए अपना पदभार 1 सितंबर 2025 से संभालेंगे और इनका कार्यकाल जो होगा 31 दिसंबर 2028 तक होगा। ठीक है, संजय सिंघल के बारे में जान ले तो संजय सिंघल वर्तमान एसएसबी प्रमुख अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? वर्तमान में कौन है एसएसबी के प्रमुख? वर्तमान में देखा जाए तो एसएसबी के प्रमुख है अमृत मोहन प्रसाद और ये रिटायर हो जाएंगे 31 अगस्त को। ठीक है, 31 अगस्त को ये रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद 1 सितंबर 2025 को देखा जाए तो संजय सिंघल जो है एसएसबी के नए डीजी बन जाएंगे। अगली खबर देखें, कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। ठीक है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में युद्ध चल रहा था, बॉर्डर टेंशन, मैंने आपको बताया था इसके पूर्व में भी, तो बॉर्डर की टेंशन चल रही थी। वहां पर एक मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, कंबोडिया और देखा जाए थाईलैंड के बीच में वो मंदिर पड़ता है और यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है, शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा था और संघर्ष में देखा जाए तो लगभग 30+ लोग मारे भी गए हैं। यहाँ पर चर्चा कर लें तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने थाईलैंड के साथ चल रहे संघर्ष विराम में युद्ध विराम की घोषणा की है। चीन और अमेरिका ने इस सीज फायर में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ठीक है, मध्यस्थ की भूमिका किसके द्वारा? चीन और अमेरिका के द्वारा निभाई गई है। और खास बात यह हो जाता है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है ये कहां पर हुआ है, किस देश में हुआ है, और ऐसे सवाल आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आई थिंक 2020 में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। यहां देखा जाए कंबोडिया थाईलैंड के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, यह याद रखना कहां पर हुआ है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, आपको मलेशिया की जगह इंडोनेशिया दे देगा। ठीक है, तो वहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहां पर हुआ है। ये जो सीज फायर हुआ है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, ये मलेशिया में हुआ है। ठीक है, तो कुआलालंपुर में शांति वार्ता हुई जिसमें थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम फुमथम वेंचचाई और कंबोडिया के पीएम हुन मानेट ने हिस्सा लिया। यहां देखा जाए दोनों देशों के बीच जो ये विवाद है ना, ये 24 जुलाई से चल रहे संघर्ष में 33 लोगों की मौत के साथ, यहां पर देखा जाए 33 लोग की मौत हुई है। यहां पर 24 जुलाई को यह संघर्ष प्रारंभ हुआ था। हालिया संघर्ष जो है ये 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर है। 2 शिव मंदिर हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, और इन्हीं को लेकर देखा जाए दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। ठीक है, और आपको याद होगा कि परीक्षा के पूर्व आप मैगजीन पढ़े होंगे तो वहां पर एक चीज आपने पढ़ा होगा, नोटिस किया होगा कि थाईलैंड की जो पीएम थी, ठीक है, शिवनात्रा, उनको उनके पद से हटा दिया था। हटा इसलिए दिया गया था, कंबोडिया के जो पीएम थे उनको उन्होंने अंकल बोल दिया था, तो इसी वजह से अंकल बोलने के कारण उनको पद से हटा दिया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। रिनी नोरोन्हा ने 19 वर्ष की उम्र में 2 बार आयरन मैन रेस पूरी करी है। ये जो आयरन मैन रेस होती है बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें 17 घंटे का समय होता है और इस 17 घंटे में आपको 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना होता है। 3.8 किलोमीटर, साथ ही साथ 180 किलोमीटर आपको साइकिल चलाना होता है और 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़नी होती है। ठीक है, मैराथन जो होती है वो 42.2 किलोमीटर की होती है, इसको भी आपको पूरा करना होता है। और जब ये तीनों चैलेंज आप 17 घंटे के अंदर पूरा कर लेते हैं तब आपको आयरन मैन का खिताब दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये है रिनी नोरोन्हा। ठीक है, इन्होंने 19 साल की उम्र में ही 2 बार आयरन मैन रेस पूरा कर लिया है। चर्चा करें यहां पर तो आईआईटी मद्रास की 19 साल की स्टूडेंट रिनी नोरोन्हा ने 14 घंटे में आयरन मैन हम्बर्ग यूरोपियन चैंपियनशिप पूरा कर ली है। ठीक है, मात्र 14 घंटे में, 17 घंटे का समय होता है लेकिन इन्होंने 3 घंटे कम ही समय लिया। 19 साल की बच्ची है और उसने आयरन मैन हैम्बर्ग यूरोपियन चैंपियनशिप को कंप्लीट कर लिया है। पिछले साल भी वे इसे पूरा कर चुकी है और इसी के साथ देखा जाए तो 19 साल की उम्र में 2 बार आयरन मैन चैंपियनशिप पूरा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ठीक है, तो यहां पर 2 बार आयरन मैन रेस पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? रिनी नोरोन्हा। ठीक है, चलो आगे देखें। रोमोना एवेट परेरा, इनका नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। रोमोना एवेट परेरा ने भरतनाट्यम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? भरतनाट्यम में। और इनका नाम जरूर याद रखना, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। चर्चा करें यहां पर तो 28 जुलाई को मैंगलोर की रोमोना एवेट परेरा ने
170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम परफॉर्म करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है और लगातार 170 घंटे तक भरतनाट्यम इन्होंने किया था। ठीक है, आगे हम देखें तो रोमोना ने यह उपलब्धि 21 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक सेंट एलियासिस कॉलेज मैंगलोर में हासिल की है। ठीक है, 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक भरतनाट्यम करते रहे। यहां देखा जाए उन्होंने 2023 में सृष्टि सुधीर जगपत द्वारा स्थापित 127 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ा। रोमन ने 7 दिन तक हर 3 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक के साथ अपनी परफॉर्मेंस दी है। ऐसा नहीं है कि लगातार परफॉर्म करती रही, हर 3 घंटे परफॉर्म करती थी, उसके बाद 15 मिनट ब्रेक लेती थी और उसके बाद फिर से भरतनाट्यम स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए 7 दिन तक इन्होंने परफॉर्म किया और इस दौरान उन्होंने 61 अलग अलग भरतनाट्यम कंपोजिशन की प्रस्तुत की है, जिसमें अलिरिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पद्मम, तिल्लन इत्यादि शामिल है। ये सब शब्दावलियां है, कंपोजिशन है, भरतनाट्यम के विभिन्न कंपोजिशन है, तो इन कंपोजिशन को भी परफॉर्म किया था। ठीक है, चलो आगे देखें, अगली खबर क्या है। भारतीय मूल के शैलेश जेजुरीकर, ठीक है, यह है शैलेश जेजुरीकर, ये P&G के CEO बने हैं। ये P&G, अब P&G आप समझ नहीं पाएंगे P&G क्या है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करते हो ना, उसके पीछे पलट के देखना, जो ब्रांड जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सेम वैसे ही कंपनी है P&G। टाइड सर्फ आप यूज करते हैं ना, पैकेट पलट के देखिए, उसमें लिखा होगा P&G। ठीक है, तो ये वही मल्टीनेशनल ब्रांड है। यहां पर देखा जाए P&G के CEO कौन बने हैं, शैलेश बने हैं। ठीक है, इनका जेजुरीकर, शैलेश जेजुरीकर। अब यहां पर चर्चा कर ले पॉइंट्स पे, क्या पॉइंट है, और ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। जो परीक्षाओं में अक्सर देखा जाए तो यूपीपीसीएस मेंस 2023 की जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो भारतीय विभिन्न पदों पर, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विभिन्न पदों पर है या विदेशों में विभिन्न पदों पर है, उनका जिक्र करने के लिए जीएस पेपर 2 में एक सवाल आया हुआ था। ठीक है, जो प्रवासी भारतीय होते हैं उनसे संबंधित सवाल आया था, तो वहां पर जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो इन सब नामों को आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे इंदिरा नूई का नाम मेंशन कर सकते थे, पेप्सिको की वो चीफ थी। फिर उसके बाद देखा जाए तो गूगल के जो CEO हैं, ठीक है, उसके बाद देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO थे सत्या नडेला, उनके बारे में जिक्र करना था, तो ऐसे नामों को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर P&G के CEO कौन बने हैं, शैलेश जेजुरीकर। चर्चा कर ले तो 29 जुलाई को मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G का पूरा नाम क्या है, P&G का पूरा नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ने भारतीय मूल के शैलेश जेजुरीकर को नया CEO बनाने की घोषणा की है। शैलेश की नियुक्ति जो होगी 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होगी। शैलेश अभी कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, COO के पद पर हैं अभी, और ये 1 जनवरी 2026 को CEO बन जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे। यहां देखा जाए वे मौजूदा CEO जॉन मोलर की जगह लेंगे। वर्तमान में कौन है P&G के CEO, जॉन मोलर है, इनका स्थान लेंगे। जॉन मोलर पिछले 4 साल से कंपनी की कमान संभाल रहे हैं, वह मोलर कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, आगे हम बात कर ले, P&G कंपनी हेड एंड शोल्डर शैम्पू, टाइड डिटर्जेंट जैसे घरेलू उत्पाद बनाती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। चलिए आगे हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके सवाल परीक्षा में आ सकता है। चलिए देखते हैं, तो 23 जुलाई 2025 को लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पेश किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडवी के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पेश किया गया था। यहां देखा जाए ये बिल जो है ये भारतीय खेलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। ठीक है, किस लिए लाया गया है, पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन जो भारतीय खेल है उनमें सुनिश्चित करने के इसको लाया गया है। इसके तहत होगा क्या, तो इसके तहत एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड एक बनाया जाएगा, जिसमें होगा क्या, जिसके पास राष्ट्रीय खेल महासंघों, किसकी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए नियम बनाने और उनकी निगरानी करने की शक्तियां होंगी। बेसिकली जैसे फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, BCCI है, ठीक है, चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसी तरह जो अलग अलग फेडरेशन है ना, उनके लिए भी नियम कानून बनाने की शक्ति इसके पास होगी। तो एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसी वजह से ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है BCCI है, इसके दायरे में भी आएगा। यहां पर देखा जाए बोर्ड में अध्यक्ष सदस्य होंगे,
जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। जो बोर्ड बनेगा उसमें अध्यक्ष होंगे तथा कुछ सदस्य भी होंगे, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ये सदस्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स लॉ और उससे रिलेटेड सेक्टर के एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाएगा, तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, जो भी बिल है ये अधिनियम बन जाएगा बाद में, अभी तो विधेयक है। जब ये राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी तो ये विधेयक बन जाएगा और इसी के तहत देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग। अब यहां पर देखा जाए तो 25 जुलाई को भारत ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की है। आंध्र प्रदेश के करनूल से नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंज टेस्टिंग से की गई है। कहां से, आंध्र प्रदेश से। देखा जाए आंध्र प्रदेश के कुरनूल के नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंज में यह टेस्टिंग की गई है। और यहां पर देखें तो ड्रोन से लॉन्च किया गया है मिसाइल। ठीक है, चर्चा कर ले तो यह प्रिसिप्शन गाइडेड मिसाइल का नाम, इस प्रिसिप्शन गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, ULPGM V3। ULPGM V3 इसका नाम है। और ये देखा जाए तो ULPGM V2 जो था उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, आगे देखें, ये स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है और दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकती है। एक बार लॉन्च करने के बाद इसकी दिशा परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो टारगेट है ना, टारगेट बदल रहा है तो टारगेट के साथ ये मूव भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार सेट कर दिया तो वहीं पे जाके हिट करेगी। अगर टारगेट चेंज हो रहा है, टारगेट अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है तो इसकी दिशा भी आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें, इंग्लैंड ने जीता महिला यूरो कप का खिताब। ठीक है, इंग्लैंड ने महिला यूरो कप का खिताब जीत लिया है। आपसे परीक्षा में पूछे कि महिला यूरो कप का खिताब किसने जीता है, तो इंग्लैंड ने जीता है। चर्चा कर ले तो गत विजेता इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित करके लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिसको आप यूरो कप के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो इंग्लैंड ने इस तरह से स्पेन को विश्व कप 2023 के फाइनल में मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया है। स्पेन खिताबी हैट्रिक पूरा करने में नाकाम रहा। उसने विश्व कप के अलावा 2024 में ठीक है, यहां पर देखें UEFA नेशंस लीग का खिताब भी जीता था। UEFA नेशंस लीग का खिताब भी स्पेन ने जीता था। और यहां पर खिताबी हैट्रिक से चूक गया है। विजेता कौन बना, तो इंग्लैंड बना है विजेता महिला यूरो कप का। चलिए आगे अंतिम खबर पे हम बात करें। आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है, लैटिन अमेरिकी देश लॉन्च करेंगे लैटेम GPT AI मॉडल। जो लैटेम GPT AI मॉडल है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो लैटिन अमेरिकी देशों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यहां पर जो लैटिन अमेरिका के 12 देश है ना, तो लैटिन अमेरिका के 12 देश मिलकर सितंबर 2025 में लैटेम GPT नाम का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं। और यह एक ओपन सोर्स परियोजना है जिसका उद्देश्य AI को अधिक सुलभ बनाना, लैटिन अमेरिकी संस्कृति और भाषाओं पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखें, यह मॉडल लैटिन अमेरिकी की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मुख्य रूप से अंग्रेजी में प्रशिक्षित वैश्विक AI मॉडलों पर निर्भरता को कम करेगा। बेसिकली देखा जाए तो जो अंग्रेजी में प्रशिक्षित विभिन्न मॉडल है, जैसे ग्रोक हो गया, चैट GPT हो गया, तो उन पर जो लैटिन अमेरिकी देश है ना, उनकी निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। यहां पर चर्चा करें तो यह मॉडल स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सेवाओं में AI को सुलभ बनाने में मदद करेगा और भाषा समावेशिता और संस्कृति प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को भी संबोधित करेगा। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैटम GPT AI मॉडल है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये लैटिन अमेरिकी देशों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इसी सेशन पर आधारित कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल यहां पर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को मानव विकास सूचकांक विकसित करने वालों में प्रमुख माना जाता है और जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन है? अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, मेघनाथ देसाई या कौशिक बसु? वो कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ठीक है, आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ULPGM V3 क्या है जिसे हाल ही में भारत के आंध्र प्रदेश से परीक्षण किया गया है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ड्रोन से लॉन्च होने वाली स्मार्ट मिसाइल है, परमाणु पनडुब्बी प्रणाली है या हाइड्रोसोनिक क्रूज मिसाइल है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 के तहत किस संस्था को पहली बार निगरानी के दायरे में लाया जाएगा? कौन सी ऐसी संस्था जिसको पहली बार निगरानी के दायरे में लाया जाएगा? ओलंपिक संघ, हॉकी इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या फिट इंडिया मिशन?
कौन है जिसको पहली बार निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है, आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेमोना एवेट परेरा ने हाल ही में भरतनाट्यम में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए कितने घंटे तक लगातार प्रदर्शन किया है? 127 घंटे, 150 घंटे, 170 घंटे या 200 घंटे? और अंतिम सवाल हमारा है, शैलेश जेजुरीकर को किस प्रमुख वैश्विक कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है जो हेड एंड शोल्डर और टाइड जैसे उत्पाद बनाती है? कौन सी कंपनी है जो हेड एंड शोल्डर और टाइड जैसे उत्पाद बनाती है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, P&G, नेस्ले या कोलगेट पोमोलिव? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जब हम 2-3 दिन के करंट अफेयर एक साथ कंप्लीट करते हैं तो उसमें हम सवाल पूछते हैं 10, ठीक है, और जब एक दिन का ही करंट अफेयर रहता है तो उसमें हम 5 ही सवाल पूछते हैं आपसे। तो इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो की PPT टेस्ट, डेली करंट अफेयर की टेस्ट और मंथली कंप्लीट जो PDF होती है उस सबको प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक होगा, सॉरी पिन कमेंट में जाइएगा, पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उस लिंक से आप जुलाई महीने का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। पैकेज ज्वाइन करने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं से आपको PDF प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।